हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसपीएम फोकस सीपीएसई। आज के 15 अगस्त के स्पेशल एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे 3 मेजर करंट अफेयर्स टॉपिक्स जो आपके स्क्रीन पे दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। इनकम टैक्स एक्ट 2025, टैक्स सिस्टम का नया फ्रेमवर्क। पार्लियामेंट ने रिसेंटली ही एक हिस्टोरिक कदम उठाया है। लगभग 60 ईयर्स पुराना इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस करते हुए इनकम टैक्स एक्ट 2025 पास किया गया है। ये लॉ 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इस नए एक्ट का मेन गोल है कि टैक्स लॉस को सिंपल, मॉडर्न और क्लियर बनाना, ताकि लोगों के लिए समझना और फॉलो करना इजी हो सके। इसी वजह से आउटडेटेड रूल्स, एरर्स और कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज को हटा दिया गया है। अब इसके अंदर के कुछ की प्रोविजंस को समझते हैं। सबसे पहला प्रोविजन है टैक्स ईयर का कंसेप्ट। अब तक हम फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर जैसे टर्म्स को यूज़ करते आ रहे थे, जो काफ़ी कंफ्यूजिंग है। आगे बढ़ने से पहले इसी कॉन्टेक्स्ट में फाइनेंशियल ईयर समझ लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर वो साल होता है जिसमें इनकम अर्न की जाती है, और असेसमेंट ईयर उसके बाद वाला साल होता है जिसमें उस इनकम का टैक्स फाइल और एसेस होता है। अब नए लॉ में इन दोनों टर्म्स को हटाकर एक ही टर्म यूज़ किया जाएगा, टैक्स ईयर, जो क्लैरिटी के लिए हेल्पफुल होगा। अगला मेजर चेंज अंडर दिस एक्ट इज इनकम की डेफिनेशन का एक्सपांशन। अब वर्चुअल डिजिटल एसेट्स जैसे क्रिप्टो करेंसीज और एनएफटीज को भी कैपिटल एसेट्स माना जाएगा। मतलब ये एसेट्स भी लैंड, शेयर्स, गोल्ड या आर्टवर्क की तरह टैक्स के दायरे में आएंगे। अगला मेजर पॉइंट है टैक्स अथॉरिटीज को डिजिटल एक्सेस देना। नए लॉ के अंदर टैक्स ऑफिसर्स को ब्रॉडर पावर्स मिलेंगे, जिससे वो ईमेल्स, ऑनलाइन बैंकिंग रिकॉर्ड्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स तक एक्सेस कर सकेंगे, स्पेशली ड्यूरिंग सर्चेस। ये प्रोविजन कंप्लायंस को तो इम्प्रूव करेगा, लेकिन इसके साथ ही प्राइवेसी को लेकर कुछ कंसर्न्स भी हो सकते हैं। इसके साथ ही और एक प्रोविजन है आउटडेटेड प्रोविजंस को हटा देना। पुरानी डेट्स, रूल्स और कंफ्यूजिंग लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करके क्लियर और करेंट टर्म्स की यूज की जा रही है अंडर दिस एक्ट। नेक्स्ट इज द रिफंड प्रोसेस। रिफंड प्रोसेस को भी सिंप्लीफाई किया गया है। अब अगर कोई टैक्स पेयर ड्यू डेट के बाद भी आईटीआर फाइल करते हैं तो रिफंड फिर भी उनको मिल सकता है। ये स्टेप टैक्स पेयर के ग्रीवेंसेस को डेफिनेटली रिड्यूस करेगा। फिर और एक प्रैक्टिकल स्टेप लिया गया है इस एक्ट के अंदर, दैट इज रिगार्डिंग प्रॉपर्टी टैक्सेशन। प्रॉपर्टी टैक्सेशन का रैशनलाइजेशन किया गया है। अब वेकेंट प्रॉपर्टीज पर नोशनल रेंट चार्ज नहीं होगा और म्युनिसिपल टैक्स डिडक्शंस को क्लियरली डिफाइन किया गया है। एंड फाइनली एन इंपॉर्टेंट प्रोविजन रिगार्डिंग ट्रांसफर प्राइसिंग रूल्स। ट्रांसफर प्राइसिंग रूल्स को सिंप्लीफाई किया गया है और एलएलपीज के लिए ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स या एएमटी को हटा दिया गया है। इससे कंप्लायंस इजी होगा और बिजनेसेस को डायरेक्टली बेनिफिट मिलेगा। इसी टॉपिक के बेसिस पर एक प्रीवियस पेटी सेक्शन दिया गया है, इसके आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। चलिए मूव ऑन करते हैं सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट डायरेक्टिव रिगार्डिंग स्ट्रे डॉग्स पर। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव्स ऑन स्ट्रे डॉग्स, सेफ्टी और लीगैलिटी के बीच का बैलेंस। दिल्ली एनसीआर में एक 6 साल के बच्चे की रेबीज से डेथ के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो नोटिस लेते हुए स्ट्रे डॉग्स के इशू पर डायरेक्ट एक्शन लिया है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद में सारे स्ट्रे डॉग्स को 8 हफ्तों के अंदर पकड़कर शेल्टर्स में शिफ्ट किया जाएगा। यह भी क्लियर किया गया है कि इन डॉग्स को स्ट्रीट पर वापस नहीं छोड़ा जाएगा। यह डायरेक्टिव आर्टिकल 21 दैट इज राइट टू लाइफ और आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के अंदर दिया गया है। इसका मकसद ये है कि पब्लिक सेफ्टी को इंश्योर किया जाए, स्पेशली द वल्नरेबल ग्रुप्स जैसे चिल्ड्रन। लेकिन इस डायरेक्टिव के साथ कुछ कंसर्न्स भी सामने आए हैं, which are of the legal, economic and ethical nature. लीगल कंसर्न ये है कि ये डायरेक्टिव एबीसी रूल्स 2023 के अगेंस्ट जाता है। एबीसी रूल्स, जो प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट के अंदर नोटिफाई हुए थे, कहते हैं कि स्ट्रे डॉग्स को स्टेरिलाइज और वैक्सीनेट करके उसी जगह में वापस छोड़ा जाना चाहिए। ये रिलोकेशन का कोई ऑप्शन नहीं देता है। यहाँ पे इकोनॉमिक कंसर्न ये है कि लाखों डॉग्स के लिए शेल्टर्स बनाना प्रैक्टिकली मुश्किल हो सकता है विदाउट प्रॉपर फंडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड एज फार एज एथिकल एंगल इज कंसर्न्ड, यहाँ पे ह्यूमन सेफ्टी तो ज़रूरी है, लेकिन क्या उसके लिए एनिमल राइट्स इग्नोर किया जाए? ओवरक्राउडेड शेल्टर्स, प्रॉपर केयर की कमी और कैप्टिविटी में सफरिंग, ये सब रियल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं एज फार एज एनिमल राइट्स आर कंसर्न।
इसके अलावा आर्टिकल 51A(G) के तहत हर सिटीजन का ड्यूटी होता है कि एनिमल्स के साथ कंपैशन दिखाए। तो ये डायरेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू के भी अगेंस्ट हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ का रूट कॉज एड्रेस नहीं हो रहा है। स्ट्रे पॉपुलेशन का असली रीज़न है पुअर वेस्ट मैनेजमेंट, अबैंडन पेट्स और कमज़ोर स्टेरिलाइजेशन ड्राइव्स। सिर्फ डॉग्स को हटा देना सोल्यूशन नहीं होगा। जब तक कॉज सॉल्व नहीं होता, प्रॉब्लम्स बार बार रिपीट होते रहेंगे। इसी टॉपिक के बेसिस पर एक पेरेंट्स पेटिशन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब बात करते हैं 14 अगस्त के हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस पर, पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे। 14 अगस्त को हर साल पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। ये दिन 1947 के समय भारत के विभाजन के दौरान हुए दर्द और ह्यूमन लॉस को याद करने के लिए मनाया जाता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी समझ लेते हैं। इसी दौरान पार्टीशन के दौरान लगभग 2 मिलियन लोग ब्रूटली मारे गए थे। 1 लाख के आसपास महिलाएं किडनैप और सेक्सुअल वायलेंस के शिकार हुए और 15 मिलियन से ज़्यादा लोग अपने घर छोड़कर रेफ्यूजी बन के रह गए। ये सब सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर हुआ था। सबसे ज़्यादा वायलेंस और डिस्प्लेसमेंट पंजाब और बंगाल रीजन्स में देखने को मिला था। पार्टीशन ने सिर्फ लैंड ही डिवाइड नहीं किया, बल्कि फैमिलीज, आइडेंटिटीज़ और जनरेशन्स को तोड़ दिया। और ये सब हुआ एक थॉटलेस कॉलोनियल प्रोसेस के चलते, जिसमें लोगों को सिक्योरिटी और डिग्निटी के लिए कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं मिली। पार्टीशन का इम्पैक्ट भारत पर सिर्फ ज्योग्राफिकल ही नहीं था, ये एक मेंटल, सोशल और इकोनॉमिक ट्रॉमा भी था, जिसका असर आज तक महसूस किया जाता है। इसी टॉपिक के बेसिस पर एक पेरेंट्स पेटिशन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो डियर एस्पिरेंट्स, आज के एपिसोड में बस इतना है। कल फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। टिल देन, दिस इज फोकस यूपीएससी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।